संगठन के आधार पर कृषि के दो प्रकार हैं, सामूहिक कृषि और सहकारी कृषि। तो पहले हम सामूहिक कृषि को देखेंगे। सामूहिक कृषि 1917 में रूसी क्रांति के बाद की देन है। तो उससे पहले कृषि की दशाएं कैसी थी यह हमें जानना आवश्यक है। 1917 में रूसी क्रांति से पहले रूस के अंदर जो किसानों की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बदहाल थी। जो जितनी भी भूमि थी या जोतें थी वो बहुत ज़्यादा विखंडित थी और किसान है वो नए बीजों नए उर्वरकों से बिल्कुल ही अनजान थे। मशीनों का कोई उनको पता नहीं था। यहाँ तक कि उनके हल भी लकड़ी के बने होते थे। सिंचाई की जो व्यवस्था है वो भी नहीं थी। तो इन सब के कारण जितनी रूस के अंदर उत्पादन की मांग थी उतना उत्पादन नहीं हो रहा था, इसलिए बार बार रूस के अंदर अकाल पड़ रहे थे। तो इन सब कारणों से मिलकर और भी अन्य कारण थे, उससे वहाँ पर रूसी क्रांति हुई। उसके बाद वहाँ का शासन है वह बिल्कुल ही बदल गया, यानी पूरी व्यवस्था के अंदर ही अमूलवादी परिवर्तन हो गया। तब क्या किया, सबसे पहले तो 1917 के बाद एक तो सामंतवाद का अंत कर दिया गया। सामंतवाद यानी कोई सामंती व्यवस्था थी। एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, बड़े बड़े ज़मींदार थे और मज़दूर उनके अंदर मजदूरी करते थे, तो उनका बहुत अधिक शोषण आप देख सकते हैं। सारा उत्पादन ले जाते थे सामंत। तो उसका व्यवस्था का अंत कर दिया गया। कहने का मतलब मनुष्य के द्वारा शोषण खत्म हो गया। फिर उसके बाद अनेक सुधार लागू किए गए। उनके अंदर एक सुधार सामूहिक कृषि है जो कि आर्थिक सुधारों के अंतर्गत की गई थी। तो सामूहिक कृषि क्या है, एक ऐसा जोत यानी एक ऐसी होल्डिंग, लैंड होल्डिंग जिसका स्वामित्व अनेक व्यक्तियों के पास होता है। यानी जितनी भी भूमि है जिस पर जितने लोग मिलकर खेती कर रहे हैं वे सभी उसके मालिक हैं साझे रूप से, और जिस पर समुदाय के सभी सदस्य मिलकर पूर्व निर्धारित योजना के कृषि करते हैं। यानी ये योजना बनाते हैं कि हाँ हम 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग मिलकर इतनी भूमि पर कृषि करेंगे और उनकी एक पूर्व निर्धारित योजना होती है। तो इसको सामूहिक कृषि कहा जाता है। यदि हम उदाहरण से समझें इसको तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे कोई गांव है और गांव के अंदर 20 किसान हैं और उनके पास थोड़ी ज़मीन है, किसी के पास 1 एकड़, किसी के पास 2, 3, 1.5, यानी थोड़ी थोड़ी उनके पास जोते हैं। तो उनके अंदर वे देखते हैं कि हमारे पास कोई 1-1.5 एकड़ के अंदर क्या उत्पादन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। और 1-2 एकड़ व्यक्ति वाला कोई महंगे उपकरण, मशीनें, ट्रैक्टर वगैरह भी नहीं खरीद सकता। तो उन्होंने योजना बनाई कि हम सब 20 किसान मिलकर पूरी भूमि को एक साथ कृषि करेंगे और हमें जो जो चीज़ें चाहिए, उपकरण चाहिए, वे सब हम सरकार से किराए पर ले लेते हैं और जितना उत्पादन होगा वो सारा सरकार को बेच दिया जाएगा और हम आपस में इनको बांट लेंगे। तो इससे हमारे जो खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे और उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कृषि को ही सामूहिक कृषि कहा जाता है, यानी समूह में बनाकर कृषि करना। तो इसके अंदर जितनी भी भूमि थी उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी वो क्या है, राष्ट्र की संपत्ति है, पूरे राज्य की संपत्ति है, कोई एक व्यक्ति उसका मालिक नहीं है। कब और कहाँ, 1930 के दशक में रूसी क्रांति के बाद लगभग 1927 से 1933 के बीच इसको बड़े स्तर पर लागू किया गया। कहाँ पर, सोवियत संघ में, और इसके अतिरिक्त पूर्ववर्ती साम्यवादी देशों के अंदर भी इस प्रकार की कृषि देखने को मिलती है। जैसे उत्तरी कोरिया है, चीन है, उनके अंदर भी, और इजराइल है, उनके अंदर भी इस प्रकार के जो सामूहिक फार्म है वे देखने को मिलते हैं। फार्म के प्रकार 3 प्रकार हैं मुख्य। तो सहकारी फार्म है जिनको कि कोलखोज कहा जाता है। अत्यधिक यंत्रीकृत फार्म होते हैं, यानी आधुनिक कृषि साइंटिफिक तरीक़ों से की जाती है। और जो राजकीय फार्म हैं जिसे सौवखोज कहा जाता है, यह उस भूमि पर किए जाते हैं जो कम उपजाऊ है, यानी जहाँ पर ज़्यादा उत्पादन नहीं हो रहा, तो उनको इकट्ठी करके उन ज़मीनों को, उन भूमियों को राजकीय फार्मों के अंदर तब्दील कर दिया गया। और तीसरा है निजी फार्म। निजी फार्म इन्हीं लोगों को जो कृषि कर रहे हैं सहकारी फार्मों पर, उनको कुछ भूमि का प्लाट रखने की अनुमति होती है जिस पर वे अपना फसल या फल सब्जियां वगैरह उगा सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के फार्म देखने को मिलते हैं। तो विशेषताएं क्या होगी कि राज्य की संपत्ति है, कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं होगा,
ये ध्यान रखने वाली बात है। पूरे समुदाय का उसके ऊपर हक है और सभी की साझी ज़मीन है और सब मिलजुल कर ही कार्य करते हैं। बड़ा आकार होगा, यानी जो सहकारी फार्म होते हैं कोलखोज, ये लगभग 3000 से 4000 एकड़ तक फैले होते हैं। इसके अंदर 500 से 600 श्रमिक कार्य करते हैं। राजकीय फार्म है वे और भी बड़े होते हैं। तो यानी बड़े आकार के फार्म इसकी मुख्य विशेषता है। ऐसे नहीं है कि छोटी छोटी जोतें होंगी फिर उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा उत्पादन दिया जाए, ऐसा नहीं है। जैसा कि हम भारत में देखते हैं कि एक एक 2-2 हेक्टेयर ज़मीन है लगभग 70 से 75% किसानों के पास, और उसके अंदर यदि कोई कंबाइन है तो वो उसके अंदर चलती ही नहीं है। दरअसल टेक्नोलॉजी कहती क्या है, टेक्नोलॉजी कहती है कि मेरे लिए बहुत बड़ा एक फार्म होना चाहिए ताकि जल्दी से उसके ऊपर जो भी फसलें बीजनी हैं चाहे काटनी है तो उसको मैं जल्दी से कार्य कर सकूं। तो उसी आधार पर इसके बड़े आकार होते हैं। और तीसरा यंत्रीकृत कृषि है। जितने भी यंत्र हैं आधुनिक होंगे, आधुनिक उर्वरक होंगे, बीज होंगे, यह सब इसकी विशेषता है। और चौथा निश्चित कर इसके ऊपर लगाए जाते हैं। यानी जितनी भी कोई फार्म है, सहकारी है चाहे राजकीय है, एक फार्म के ऊपर किसानों का जो इनका जो मिलजुल कर जो समुदाय कृषि कर रहा है उसको यह कहा जाता है कि आपको एक निश्चित कर देना होगा, और यह आपका सालाना कर है। यदि आप, और यह कर निश्चित कर है, यह उत्पादन के संदर्भ में नहीं है। उत्पादन आप कितना भी करो वह आप पर ही डिपेंड है, आपको ये निश्चित टैक्स देना ही होगा। तो इससे समुदाय के अंदर यह होता है कि यदि हम ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आमदनी होगी, फिर उसको हम आपस के अंदर ज़्यादा बांट सकते हैं। तो इसलिए यह भी एक प्रोत्साहन कर हम कह सकते हैं, यानी केवल एक निश्चित टैक्स है, उत्पादन के अनुपात में नहीं। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। और एक होता है सहकारी कृषि। यह भी सामूहिक कृषि की तरह ही है, यानी सहकार से ही यह होती है। इसके अंदर भी कृषक मिलजुल कर संस्था बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर सरकारी हस्तक्षेप ज़्यादा होता है, उनके अंदर ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं है। और एक जो मुख्य फ़र्क है इनके अंदर वो है जो विचारधारा का फ़र्क है। यानी सामूहिक कृषि पूर्णतः साम्यवादी देशों के अंदर की जाती है, जबकि सहकारी कृषि जनतांत्रिक देशों के अंदर की जाती है, यानी जहाँ का शासन लोकतंत्र है या जनतंत्र से चलता है। तो विचारधारा मुख्य फ़र्क है। दूसरा एक और फ़र्क आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादातर सोवियत संघ के देशों में देखने को मिलती है, उनके आसपास के। और सहकारी कृषि पश्चिमी यूरोप के देशों के अंदर ज़्यादा कामयाब हुई है, खासकर डेनमार्क के अंदर। डेनमार्क के अंदर प्रत्येक किसान सहकारी संस्थाओं का एक कृषक होता है, यानी पूरे डेनमार्क के अंदर ही सारी भूमि है वो सहकारी संस्था चलाती है। तो ये इनके अंदर मुख्य फ़र्क है। तो ये हमारी कृषि के प्रकार सारे हमने कंप्लीट कवर कर लिए हैं। थैंक यू।